हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत आज के लेक्चर में। तो ध्यान दीजिए बेटा कि आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। तो ध्यान दीजिए कि इकोलॉजिकल हायरार्की में, पारिस्थितिक पदानुक्रम में आपने सबसे पहले स्टडी किया ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, और उसके ऊपर एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनका क्या इम्पैक्ट होता है। उसके पश्चात अपन ने स्टडी किया जो नेक्स्ट स्टेप होती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं और पॉपुलेशन जो भी ग्रोथ है या पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स हैं, इन सब का अपने डेंसिटी मेजर करने के जो पैरामीटर्स हैं। उसके पश्चात अपने बात की कि बायोटिक कम्युनिटी। तो बेटा बायोटिक कम्युनिटी अपन ने क्या बताया प्रीवियस लेक्चर में, बायोटिक कम्युनिटी का मीन होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया में जो पॉपुलेशन का असेंबली से बनती है, असेंबलेज। इट मीन आप जानते हो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन होती है, जितनी भी टाइप की जो पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, उन पॉपुलेशन के आपसी इंटरेक्शंस। तो उन पॉपुलेशन के आपसी इंटरेक्शन से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निर्मित होता है, बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिक कम्युनिटी में अपन ने जो भी स्पीसीज रिचनेस होती है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन होता है, और स्ट्रेटिफिकेशन है, सक्सेशन है, बात को समझ रहे हैं। और बायोटिक कम्युनिटी में लिविंग आपके कंपोनेंट होते हैं, उन्हें बायोटिक आपके होते हैं प्लांट और एनिमल। तो जो प्लांट एनिमल ये स्ट्रक्चरल पार्ट बनाते हैं नेचर का, ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है। अब बायोटिक कम्युनिटी में बेटा आप जानते हो कि एक स्पेसिफिक एरिया में जितने भी टाइप की पॉपुलेशंस पाई जाती हैं, उन पॉपुलेशन के आपस की इंटरेक्शंस, और वो पॉपुलेशन के आपस की इंटरेक्शन, और वो जितनी भी पॉपुलेशन हो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट हो, सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, जो उनको चारों तरफ से जो भौतिक पर्यावरण घेरे हुए है उसके साथ में उनकी इंटरेक्शन हो, तो वो आपका बनता है इकोसिस्टम। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम के अंदर अब तक कम्युनिटी तक बायोटिक था ओनली कंपोनेंट, अब इकोसिस्टम में बायोटिक प्लस एबायोटिक, यानी एक हैबिटेट में, आवास में जो पाए जाते हैं। फिर अपन कहते हैं बेटा कि इकोसिस्टम कितना भी छोटा और बड़ा हो सकता है। तो सब कुछ फिर आप समझ सकते हैं कि ये जो कंप्लीट आपका फिर इकोसिस्टम के बाद आप समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप आएगा, फिर आप जानते हो बायोम आएंगे और बायोस्फीयर। तो आपने बायोस्फीयर को ग्लोबल इकोसिस्टम कहा था, ग्लोबल वैश्विक इकोसिस्टम। तो अपन उस ग्लोबल को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल मिलकर उसको आपका बनाते हैं। यस बेटा। तो देखिएगा अब अपन ने बात की इकोसिस्टम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इकोसिस्टम के एट्रीब्यूट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कंपोजिशन, संरचनात्मक संगठन क्या है, फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, कार्यात्मक इसके क्या है। तो शुरू में जो इसकी टर्म को किसने दिया उसके पश्चात अपन आगे बात करते हैं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा, देखो कि जो इकोसिस्टम टर्म है, इकोसिस्टम टर्म वो तो किसने दिया बेटा, टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय A.G. टेंसले। देखो यहां पर लिखेंगे कि टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय A.G. टेंसले। तो ये शब्द A.G. टेंसले ने दिया, और आप अच्छे से समझ सकते हैं बेटा कि A.G. टेंसले ने, आप जानते हैं कि भी जो नेचर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम है उसका आप जानते हैं, इसको सिंबल बताया किसको, इको सिस्टम को। तो देखो बेटा A.G. टेंसले के अनुसार इन्होंने इकोसिस्टम को प्रकृति के स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक व फंक्शनल, कार्यात्मक तंत्र का, सिस्टम का सिंबल बताया, प्रतीक बताया। यस बेटा, क्लियर। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो इसके पश्चात अपन बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोसिस्टम
इकोलॉजी। तो बेटा आप समझ सकते हैं कि फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कौन है? ईपी ओडम। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कौन है? ईपी ओडम। और अपन कहें बेटा अकॉर्डिंग ईपी ओडम, अकॉर्डिंग ईपी ओडम इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी सबसे छोटी इकाई है। यस बेटा, तो इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ एनवायरमेंट और नेचर, है ना बेटा? कि देखो पारितंत्र है ना, वो प्रकृति या पर्यावरण के संरचनात्मक और कार्यात्मक भाग की सूक्ष्मतम इकाई है ना बेटा? सूक्ष्मतम इकाई है। तो ये आप समझ रहे हैं क्या है? पारितंत्र। इसका मतलब पारितंत्र में संरचनात्मक कंपोजिशन भी आएगा, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके पश्चात देखिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात कहेंगे कि देखो इकोसिस्टम प्रकृति की, तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम प्रकृति की सेल्फ रेगुलेटिंग, स्वनियमनकारी, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ सस्टेनिंग, है ना बेटा? स्वनियंत्रित। तो आप समझ रहे हैं कि इकोसिस्टम प्रकृति की सेल्फ रेगुलेटिंग, स्वनियमनकारी, स्वनियंत्रित, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा कि देखो इकोसिस्टम में अपने आप स्वचालित, ये ऑटोमेटिक है और अपने आप नियमन करने की क्षमता है, और उसमें रेजिस्टेंस और रेजिलेंस के गुण भी पाए जाते हैं। तो अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे बेटा कि देखो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में या इकोसिस्टम में सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन, है ना? सेल्फ रेगुलेशन, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधन, और रेजिलेंस, तो रेजिस्टेंस और रेजिलेंस का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। तो बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको कि इकोसिस्टम के अंदर है ना, जो सेल्फ रेगुलेशन है, रेजिस्टेंस है, और आपको बताएं रेजिलेंस है, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब इनको अपन एक क्लियर करते हैं। देखो प्रकृति की वो इकाई बेटा जो स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, अपने आप नियमित है, सेल्फ रेगुलेशन हो गया। अब देखिएगा कि रेजिस्टेंस, तो देखो नॉर्मली है ना, प्रकृति को नष्ट करने वाले कारकों, प्रकृति को नष्ट करने वाले कारकों, कारकों के प्रति प्रतिरोधन होता है, प्रतिरोधकता पाई जाती है, प्रतिरोधकता पाई जाती है ना बेटा? अब दिमाग लगाओ, अब देखो प्रकृति को कई सारे कारक हैं जो नष्ट कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्राकृतिक कारक भी हैं, कुछ आर्टिफिशियल भी हैं। मान लो बाढ़ आ गई, या फिर नॉर्मली आप जानते हो कि थोड़े भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, सही। तो फिर भी जो नष्ट करने वाले कारक हैं, या फिर विषम जलवायु परिस्थिति आ गई, सूखा पड़ गया, यस, तो प्रकृति को नष्ट करने वाले कारकों के प्रति प्रतिरोधकता पाई जाती है। जो बड़े वृक्ष होते हैं वो इजीली नष्ट नहीं होते हैं, कि वो अच्छे से अडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं, तो रेजिस्टेंस। और मान लो फिर आप जानते हो बेटा कि अगर नष्ट हो भी जाए तो रेजिलेंस। रेजिलेंस क्या होता है बेटा, है ना? सती पूर्ति की, मतलब सती पूर्ति की क्षमता, सती पूर्ति की क्षमता। तो सती पूर्ति की क्षमता क्या होती है बेटा, आप भी समझ सकते हो अच्छे से, कि मान लो किन्हीं कारणों मान लो कि सूखा पड़ गया कई देर तक, तो इकोसिस्टम तो नष्ट भी हो गया, तो जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुनः बनने की क्षमता भी रखता है। अरे भाई, या फिर आप समझ सकते हो कि जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गया, फिर या जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लग गई, मान लो ये मानव जनित कारण हो गया। अब जंगल में आग लग गई तो ऊपर से सारे पेड़ पौधे सब कुछ नष्ट हो गए, वनस्पति भी, एनिमल भी नष्ट हो गए, लेकिन कुछ भूमिगत प्रकंद
जिनको आप चिरकालिक अंग कहते हैं, ये भोजन संचय ही, और वो चिरकालिक अंग वो होते हैं कि जो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में भोजन संचय कर निष्क्रिय रूप से पड़े रहते हैं, जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो अंकुरित हो जाते हैं, जैसे प्रकंद। सही। तो आप जानते हो बेटा कि नष्ट हो जाए तो फिर वापस धीरे धीरे उस क्षेत्र पे वापस विकसित होने का भी इसमें लक्षण पाया जाता है, तो रेजिस्टेंस और रेजिलेंस। यस बेटा। और अपन फाइनली ये कहते हैं बेटा कि देखो ये जो इकोसिस्टम है ये प्रकृति और पर्यावरण की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो बेटा अपन सीधी सी बात कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम जो पारितंत्र है, इकोसिस्टम प्रकृति व पर्यावरण की बेसिक यानी आधारभूत है ना संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है ना बेटा। कि नेचर में आप जानते हो कि मतलब ये स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन बनता है। पहले देखो पृथ्वी के हरे पेड़ पौधे सनलाइट को एंट्रैप करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना प्लांट बायोमास बनाएंगे, उस फंक्शन को आप प्रोडक्टिविटी और जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी उनका बायोमास बन गया। फिर हरे पेड़ पौधों को आप जानते हैं कि शाकाहारी खाएंगे, शाकाहारी मास से तो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनेगी, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का बायोमास स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ट्रॉफिक स्ट्रक्चर में जो एनर्जी फ्लो होगा वो फंक्शनल हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। और फिर आप जानते हो कि लिविंग प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाएगी तो डेट्रिटस डेड ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोजर उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, फिर फंक्शन हो जाएगा। फिर मिनरल तो सॉइल में मिनरल, फिर आप जानते हो सॉइल कंपोजिशन आ जाएगा। बात को समझे, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन आ जाएगा, फिर प्लांट अपटेक कर लेंगे। तो ऐसे आप जानते हैं कि अपने आप स्वनियंत्रित स्वचालित ये प्रकृति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोसिस्टम। और आप समझ सकते हो कि इसके बाद इकोसिस्टम के रूप होते हैं जो आप चाहे आपके लैंडस्केप आ जाए, चाहे आपके बायोम आ जाए, चाहे बायोस्फीयर, ग्लोबल इकोसिस्टम। ग्लोबल इकोसिस्टम इन होगा कि पृथ्वी का वो समस्त भाग जहां जहां जीवन संभव है, लाइफ इंटरेक्ट करती है, चाहे वो एयर के साथ करे, चाहे वाटर के साथ करे, और चाहे आप समझ सकते हो सॉइल के साथ करे, वो सब कुछ आपका बायोस्फीयर यानी वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट या अपन कहें कि ग्लोबल इकोसिस्टम है, वैश्विक पारितंत्र है। यस बेटा। तो ये सारी आपको मैंने करवाया और बहुत इंपॉर्टेंट वे के अंदर ये सारी मैंने आपको बात बताई। और देखिएगा कि पारितंत्र की संरचना में, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे कि पारितंत्र की संरचना में संरचनात्मक, उसके बाद इसके कार्य आएंगे। तो पारितंत्र की संरचना में दोनों कंपोनेंट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में, दोनों आपके कंपोनेंट होते हैं, है ना बेटा। इन्हें आप समझ सकते हो कि जो बायोटिक कम्युनिटी तो होती है बायोटिक कंपोनेंट। तो फिर आप जानते हो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, तो बायोटिक प्लस एबायोटिक, और एबायोटिक बता देंगे आगे जाकर कि बायोटिक एबायोटिक क्या क्या होते हैं। यस बेटा, ये सारी बात आपके सामने हो जाएगी। अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं कि देखो मतलब पारितंत्र एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है, लेकिन आप जानते हैं तभी तक संभव है जब तक इसमें होने वाला इनपुट आप समझ सकते हैं ये इससे होने वाला जो आउटपुट है वो इनपुट से कम हो या बराबर हो। तो अपन कहेंगे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखो पारितंत्र यानी जो इकोसिस्टम होता है बेटा, इकोसिस्टम एक स्वतंत्र इकाई, क्योंकि आप समझ सकते ही हो कि स्वचालित होता है, स्वनियंत्रित होता है, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। यस बेटा। परंतु यह तभी तक संभव है जब तक इससे होने वाला आउटपुट बहिर्प्रवाह है ना, बहिर्वाह यानी आप जानते हैं कि इससे होने वाला आउटपुट इनपुट अंतर्प्रवाह इनपुट के बराबर हो, इनपुट के कम हो या ज्यादा बराबर हो, कम हो या बराबर हो। यस बेटा। तो देखो बेटा
कि पारितंत्र एक स्वतंत्र इकाई, बिल्कुल अपना फ्री एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। लेकिन ये तब तक संभव है जब इससे होने वाला जो आउटपुट है वो इनपुट से या तो कम ही हो या बराबर हो, तो ये तब तक ही आपकी पॉसिबिलिटी है। यस बेटा, और आप समझ सकते हैं कि ऐसा होना तब तक आपका संभव होता है। तो देखिएगा, अपन ऐसे कहें कि जैसे एक पारितंत्र है, उसमें क्या क्या इनपुट हो सकता है और क्या क्या आउटपुट है, और कैसे अपन उसको यहाँ लिखेंगे। तो देखिएगा, हाँ देखिए बेटा कि ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो ये इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम में आप समझ सकते हैं बेटा कि इनपुट क्या होता है, जो भी आप समझ रहे हैं इसमें इनपुट है। तो इनपुट के अंदर आप समझ सकते हो कि प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं तो वो सॉइल में ग्रो करते हैं, और आप समझ सकते हैं प्लांट एंट्रैप करते हैं सनलाइट को। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि सनलाइट, प्रकाश, सनलाइट, और मृदा से जल, और जल के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं खनिजों का प्रवेश, उपापचय में खनिजों का प्रवेश। ये तो हो गया क्या, इनपुट। यस बेटा, अब आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आउटपुट क्या है, बहिर्प्रवाह। तो आउटपुट क्या है भाई, जल, जल की तो हानि होगी, और जल व जल के साथ खनिजों की हानि, या कुछ कार्बनिक पदार्थों की हानि, जैसे कोई पादप के भाग को भक्षण कर गया तो आउटपुट है। यस बेटा, अब देखिएगा कब, यदि मान लो एक वन है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट वन है, और वन में बड़े बड़े वृक्ष हैं, लेकिन आपने टिम्बर मतलब फर्नीचर की लकड़ी के लिए आपने अतिदोहन, बड़े पैमाने पर वृक्षों को काट दिया। तो आपने टिम्बर के लिए वहां अतिदोहन किया, बात को लिए बेटा। तो टिम्बर के लिए अतिदोहन हो और एक्सप्लोटेशन, है ना, आपने टिम्बर के लिए अतिदोहन किया बहुत बड़े पैमाने पे, तो उस कंडीशन में आप इससे समझ सकते हैं कि जो आउटपुट है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, इनपुट से। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल, इकोसिस्टम अनस्टेबल, अस्थायी हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे वो नष्ट होने की ओर जा सकता है। इसलिए आप जानते हैं कि जो आउटपुट है वो इनपुट से कम ही होना चाहिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा अपन कह सकते हैं कि इनपुट के बराबर, वो सॉरी हाँ इनपुट के बराबर, बात को समझे। लेकिन आउटपुट ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, इनपुट से। और आप समझ सकते हो बेटा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे जल, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में भी स्थानांतरण भी होता रहता है। जैसे स्थल से जल में जब जल के द्वारा भाग के ले जाए जाते हैं मिनरल रही, तो कुछ पदार्थों का आदान प्रदान भी होता रहता है। अभी अपन आगे जाकर ये भी बात करेंगे बेटा कि जो इकोसिस्टम है वो आप समझ सकते हैं कि बहुत छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, जल की एक बूंद को भी अपने इकोसिस्टम मान सकते हैं, वो अपन आगे बात करेंगे। उससे पहले अपन ये बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो मानव का इंटरफेरेंस है, यानी मानव का इंटरफेरेंस के आधार पे इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिए अपन पढ़ते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए बेटा यहां अपन देखते हैं बेटा, देखो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार, समझ रहे। अब देखो ना ह्यूमन का इंटरफेरेंस, एक देखिएगा, एक टाइप अपन देखते हैं नेचुरल, कि वो प्रकृति के द्वारा विकसित हुए हैं, ना तो वहां पर ह्यूमन का कोई सपोर्ट है ना इंटरफेरेंस है। देखो भाई ऐसे इकोसिस्टम जो प्रकृति में अपने आप निर्मित हुए हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित हुए हैं, वहां मानव का कोई सपोर्ट नहीं है, ना इंटरफेरेंस, ना कोई मानव की बाधा है, वो तो आपके होते हैं नेचुरल। और आप समझ सकते हैं कि भाई जहां ह्यूमन का इंटरफेरेंस है तो फिर वो मानव कंट्रोल करता है बायोटिक एबायोटिक फैक्टर पे, तो फिर वो आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। यही बात होती है ना। तुम भी जानते हो बेटा कि जहां जहां लाइफ संभव बताई थी अपन ने बायोस्फीयर, तो उसको अपन ने अलग अलग भागों में बांट दिया, बस वही तो नेचुरल है। तो देखिएगा कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम में अपन यहां लेते हैं
इकोसिस्टम के जो टाइप है बेटा, आराम से देखिएगा। इकोसिस्टम, पारितंत्र, तो देखिएगा अपन यहां बात करते हैं कि नेचुरल, प्राकृतिक, ठीक है, और मैन मेड, मानव निर्मित, या अपन कहें आर्टिफिशियल, कृत्रिम इकोसिस्टम। यस बेटा। अब देखिएगा अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर करते हैं बेटा कि देखो जो नेचुरल है, नेचुरल वो नेचर के द्वारा निर्मित हुआ है, उसमें मानव का कोई सपोर्ट भी नहीं है और मानव का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। तो इस नेचुरल आपका दो टाइप का होता है, एक्वेटिक, पहले एक्वेटिक थे जलीय, एक्वेटिक जलीय पारितंत्र, सही, और आप समझ सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल, है ना बेटा, यानी जो आपके होते हैं स्थलीय, सही। अब देखिए बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने करता हूं कि एक्वेटिक में दो आपके टाइप होते हैं, जल दो प्रकार का होता है, फ्रेश वाटर, अलवण जल यानी स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय, और ये आपका होता है मैराइन वाटर, मैराइन वाटर यानी लवण जलीय, जो सी वाटर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि फ्रेश वाटर को फिर आगे और अपन बांट सकते हैं कि देखो ये आपका होता है लैंटिक, लैंटिक यानी ठहरा हुआ स्थिर जल होता है ना, स्टेगनेट, जैसे वहां यूग्लिनोड होता है लैंटिक, और ये आपका होता है लोटिक, लोटिक यानी आपका होता है प्रवाही जल, सही। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे बेटा कि जो लैंटिक होता है उसमें आपका होता है पौंड, तालाब है, ठीक है, कोई छोटी झील है, लेक है, ये तो आपका होगा स्वच्छ जल हो गया और लैंटिक हो गया। लोटिक जैसे आप जानती हो नदी है, रिवर है, या फिर अपन कहें कि जो झरना बहता है तो रिवर है, या फिर आप जानते हो कि स्प्रिंग यानी झरना, तो बेटा आप जानते हैं कि झरने वहां बहते हैं, ये बात आपकी हो गई। मैराइन वाटर में आप जानते हैं बेटा कि जो सी वाटर है या बड़ा महासागर हो गया, समुद्र हो ही गया। इसके अलावा देखो अपन वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाएंगे कि जो एस्चुरीज है ना, एस्चुरीज आपकी है, नदमुख जो आपकी होती हैं, तो ये आपके होते हैं मैराइन वाटर। यस बेटा, है ना, ओशियन सी या फिर एस्चुरीज, ये आपकी क्या होती है बेटा, मतलब मैराइन वाटर। तो आप समझ रहे हैं कि ये हो गए। अब टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में आप जानते हो फॉरेस्ट, वन हो गए बड़े बड़े वन, फॉरेस्ट, समझ रहे हो ना, फॉरेस्ट वन हो गए, ठीक है, ग्रास लैंड हो गए, घास के स्थल हो गए, ग्रास लैंड हो गए, और डेजर्ट हो गए, मरुस्थल हो गए, ठीक है। ऐसे आप जानते हैं कि फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, आपके डेजर्ट हैं, ये सारे किसमें आ गए, जो आपके टेरेस्ट्रियल हैं। यस बेटा। इसके अलावा फिर देखो मैन मेड, तो मैन मेड जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं वहां अपन कहते हैं बेटा देखो एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड आपकी होगी, यानी क्रॉप लैंड, फसल पारितंत्र, क्रॉप लैंड, क्रॉप लैंड आपका हो गया। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि वहां जैसे अपन कोई एक्वेरियम की बात करते हैं, एक्वेरियम, एक्वेरियम जल जीवशाला जो होती है, एक्वेरियम की अपन बात करते हैं, ये शुगर कैन फील्ड है, एक्वेरियम है ना, तो ये सारे, या स्पेस क्राफ्ट भी अपन बात कर लेते हैं, तो ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो अंतरिक्ष यात्री क्लोरेला को लेकर जाते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट, तो ये सारे आपके क्या बेटा मैन मेड हैं, आर्टिफिशियल है। बात को समझे, तो आपके हो गए टाइप ऑफ इकोसिस्टम। सीधी सी बात अपन एक बात कहते हैं कि बेटा जो अपने आप विकसित होते हैं नेचर के द्वारा, ना तो मानव का सपोर्ट होता है बार बार करना, इंटरफेरेंस, फॉरेस्ट और मैराइन इकोसिस्टम मेनली। एंथ्रोपोजेनिक या इकोसिस्टम मैनमेड, ये आप जानते हो जहां मनुष्य क्रिएटेड करता है और मेंटेन भी मनुष्य ही करता है, क्रॉफील्ड है, गार्डन है, एक्वेरियम है ना, और ये आपके समझ सकते हो कि ये बात आपकी होगी। अब सीधी सी बात बेटा अपन करते हैं कि जो कृत्रिम पारितंत्रों का जो स्थायित्व है वो
कम होता है किससे, प्राकृतिक की तुलना में, है ना बेटा। तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के लिए अपन बात बोलते हैं कि मानव के द्वारा, है ना, आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होते हैं ना उनमें मानव के द्वारा जैविक व अजैविक घटकों का नियंत्रण, अजैविक घटकों का नियंत्रण, यानी यह मानव का इंटरफेरेंस होता है, सारा मानव ही इसको मेंटेन करता है। तो मानव के द्वारा जैविक और अजैविक, जैसे मान लो किसी फसल में खरपतवार हो गए तो उखाड़ के फेंक देते हैं स्पर्धा करने वाले को, मान लो कि चूहे ज्यादा हो गए तो कुछ दवाई रख देते हैं, वो मर जाएंगे, बचा के रखते हैं ना बना, और एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं उसके अंदर, बात को समझे, आनुवंशिक विविधता कम होती है। तो ये आपके होते हैं मैन मेड। और ये आप जानते हो कि विदाउट सपोर्ट, ना तो यहाँ सपोर्ट होता है, विदाउट सपोर्ट और इंटरफेरेंस यानी ना बाधा होती है, हाँ ना, ऑफ ह्यूमन, मानव क्या ना कोई सपोर्ट होता ना कोई इंटरफेरेंस होता, तो आपका नेचुरल बन जाता है, सही। तो बेटा आप जानते हैं कि यहाँ सारा प्रकृति का कंट्रोल होता है। तो आप क्या कहोगे कि जो कृत्रिम पारितंत्र हैं, तो कृत्रिम पारितंत्रों की विविधता, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल होगी, तो कृत्रिम पारितंत्रों की विविधता व स्थिरता प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। कृत्रिम पारितंत्रों की विविधता विस्तारता प्राकृतिक पारितंत्रों की तुलना में क्या होती है बेटा, कम। समझ रहे हो ना, यानी ये बहुत ही अच्छे से स्थायी होते हैं नेचुरल, क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन ज्यादा है। क्या है बेटा, इंटरेक्शन ज्यादा है, बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बात आपके सामने हो गई। और उसके पश्चात देखिएगा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जैसे एस्चुरीज क्या होती है, नदमुख। तो एस्चुरीज आपकी होती है बेटा कि जहाँ नदी के सागर या महासागर में जो मिलने का स्थल होता है वो आपकी एस्चुरीज होती है। तो कुछ इन पॉइंट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं और कुछ और बातें आपको बताते हैं। जैसे अपने एक बात और बताएं आपको कि जो बोटनिकल गार्डन है उनकी विविधता और स्थिरता फसल के क्षेत्र से ज्यादा है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक से कम होगी। बेटा बोटनिकल गार्डन भी इसी में आ जाएगा, मैनमेड में बोटनिकल गार्डन। तो बोटनिकल गार्डन की विविधता या स्थिरता फसल वाले तंत्र से ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी प्राकृतिक से कमी होगी। प्राकृतिक से क्या होगी, कमी होगी। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। यस बेटा, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आगे अपन और देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ तो देखिए बेटा कि जो एंथ्रोपोजेनिक या जो मैनमेड इकोसिस्टम होते हैं, इनके क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या विलाक्षणिक लक्षण होते हैं। यानी जो एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड जो मानव निर्मित होते हैं, तो देखिए एक तो सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम को धारण नहीं करते, क्योंकि उनपे तो सारा कंट्रोल जैव और अजैव घटकों मानव का होता है, तो सेल्फ रेगुलेटरी घटकों को धारण नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा नहीं बने हों। तो स्वनियमनकारी तंत्र को धारण नहीं करते। हैव लिटिल डाइवर्सिटी, हमेशा उनकी निम्न विविधता ही रहेगी। लिटिल डाइवर्सिटी, विविधता कमी होगी, क्योंकि एक ही प्रकार की फसल मान लो तो विविधता कमी होगी, और बाकी मानव कंट्रोल कर देता है। और जो नेचुरल होते हैं ना बेटा, नेचुरल, तो नेचुरल की जो डाइवर्सिटी है वो वेरी करती है। बहुत ज्यादा विविधता वाले भी हैं, उतने स्टेबल हैं, क्योंकि अपने कहा था ना बायोटिक कम्युनिटी में कि जितनी ज्यादा विविधता होगी उतनी इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इंटरेक्शन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नेचुरल में जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो डाइवर्सिटी होती है वो क्या है बेटा, वेरिएबल है। जनरली हाई होती है, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी क्या है बेटा, वेरिएबल। यस। फिर देखिएगा कि सिंपल फूड चेन होती है, सरल खाद्य श्रृंखलाएं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं, कुछ ही एक आधि जंतु, बाकी मानव उन पे कंट्रोल कर देता है। तो सिंपल फूड चेन, सरल खाद्य श्रृंखला। जबकि आप जानते हो कि नेचुरल के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है, लॉन्ग होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। यस। और बेटा आप समझ सकते हो कि हाई प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी हाई होती है। क्यों, क्योंकि आप शुगर कैन की इनकी क्या पर किलोमीटर या पर मीटर स्क्वायर आप जानते, प्रोडक्टिविटी आगे पढ़ेंगे तो बहुत हाई होती है। तो प्रोडक्टिविटी यहाँ हाई होती है, नेचुरल से भी ज्यादा हो जाएगी प्रोडक्टिविटी तो। और न्यूट्रिएंट की लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि आप समझ सकते हैं फसल को तो अपन प्राप्त कर लेते हैं, तो लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषकों का कम चक्रण, ये किसके हो गए, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। यस बेटा। और आप समझ सकते हो कि अनस्टेबल होता है, मतलब अनसस्टेनेबल भी होता है, जबकि आप जानते हो वहां सेल्फ सस्टेनेबल होता है कौन, नेचुरल। यस। तो ये सारी बातें बेटा मैंने आपको बता दी। इसके पश्चात आप देखिएगा कि देखो यहां पर अपन जो नेचुरल में
कुछ बातें करते हैं कि जैसे एस्चुरीज क्या होती है, और बता देता हूं मैं आपको। एस्चुरीज क्या होती है? तो एस्चुरीज होता है नदमुख, जहां नदियां महासागर से मिलती है। तो वो मतलब कम गहराई का लवणीय क्षेत्र होता है, कम गहराई का लवणीय क्षेत्र। और आप समझ सकते हैं बेटा, कम गहराई का लवणीय क्षेत्र होता है तो वहां लिटोरल जोन भी बोला था अपन ने, लिटोरल जोन बोला था अपन ने। और वहां आप समझ सकते हो कि मैंग्रोव वनस्पति आपकी पाई जाती है एस्चुरीज में। अच्छा, ये चीजें क्या होती है? देखो, एक अपने यहाँ एक प्रभाव और पढ़ेंगे, शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन या एज इफेक्ट। तो देखिए बेटा कि इकोटोन या एज इफेक्ट क्या होता है। ये ऐसा तो है नहीं बेटा कि कोई स्थल का क्षेत्र चल रहा है और उसके बाद जैसे जल का क्षेत्र आता है, यानी जलीय पारितंत्र है, तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक स्थल से जलीय पारितंत्र स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई महासागर स्टार्ट हो गया, कोई बड़ा जलाशय स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आप जानते हो कि थोड़ा नम भूमि आएगी, दलदल सा आएगा, फिर छिछला पानी आएगा, फिर गहराई आएगी। तो बेटा स्थल और जल का जो संक्रमण होता है, यानी दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है। यस बेटा, जैसे ये इकोसिस्टम ए है, इकोसिस्टम ए, किसी भी टाइप का इकोसिस्टम ए है। ये आप जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है बेटा? बी है। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये ट्रांजिशन एरिया है। अब ये ट्रांजिशन है, तो इस ट्रांजिशन एरिया को अपन क्या कहते हैं बेटा? संक्रमण क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? दो इकोसिस्टम के संक्रमण क्षेत्र को अपन कहते हैं इकोटोन। जैसे आपको मैंने वहां बताया था कि जलाशय से पहले से लिटोरल जोन होता है, फिर आप जानते हो कि फिर अथाह जल आपका होता है। तो यहाँ कुछ जड़ी वनस्पति मैंग्रोव पाई जाती है, तो इसको आप लिटोरल जोन को भी क्या कहते हो? ट्रांजिशन जोन ही कहते हो, इकोटोन कहते हो, इकोटोन कहते हो, या एज इफेक्ट। यही तो होता है ना। आप समझे कि इसकी विविधता इन दोनों की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों प्रकार का वातावरण होगा, तो अधिक प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर होगी, तो इकोटोन की विविधता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये आपका होता है इकोटोन या एज इफेक्ट। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने कर ली। और अब देखिएगा बेटा कि अपन बात करते हैं कि भाई इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। जल की एक बूंद भी इकोसिस्टम कंसिडर की जा सकती है, लेकिन ये आगे जाकर अपन सिद्ध करेंगे, क्योंकि इकोसिस्टम के जब अपन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बता देंगे और उसके बाद उसके फंक्शंस को रिलेट करेंगे, तो इकोसिस्टम के दो घटक हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर होने चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा। प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर दो आवश्यक घटक हैं। और ऐसे ही इकोसिस्टम के दो आवश्यक फंक्शन है, वैसे 4 फंक्शन होंगे लेकिन 2 आवश्यक फंक्शन है, वो आपके हैं एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो बेटा देखो, अपन कहते हैं, यहां अपन ऐसे कहते हैं कि इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज। भाई बहुत स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, क्योंकि बायोस्फीयर अपन इकोसिस्टम बता दिया बेटा। अब देखो कि साइज के बेसिस पे शॉर्ट में बात करें तो जैसे वाटर की एक ड्रॉप भी इकोसिस्टम है, तो नैनो इकोसिस्टम आगे जाकर अपन कंसिडर कर देंगे, सत्यापित कर देंगे। फिर जैसे माइक्रो इकोसिस्टम, छोटे तालाब झील आपके होते हैं माइक्रो इकोसिस्टम। यस बेटा। फिर आपके होते हैं मैक्रो इकोसिस्टम, थोड़े बड़े आप जानते हैं। और फिर आपका होता है मेगा इकोसिस्टम, तो बड़े महासागर या बड़े वन, मेगा इकोसिस्टम। और सब कुछ मिलाकर फिर आपका आता है ग्लोबल इकोसिस्टम। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका क्या होता है? ग्लोबल इकोसिस्टम होता है, बायोस्फीयर रिजर्व। यस बेटा। तो ऐसे भी देखो अपन कुछ चीजों को बांट देते हैं इसके बेसिस पे भी। तो ये आपकी बात आपकी हो गई, जैसे जल की एक बूंद होगी नैनो इकोसिस्टम, माइक्रोसिस्टम छोटा सा तालाब या झील हो गई, मैक्रो कुछ, उसके बाद जो बड़े क्षेत्र होते हैं घास स्थल है, उसके बाद मेगा बड़े वन या महासागर, और ग्लोबल सब कुछ ही जो बायोस्फीयर है, पूरा जीवमंडल है। बात को समझ रहे हैं? तो खैर ये सारी बातें आपके सामने होती है। अब बेटा अपन बात करते हैं कि जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, तो वो क्या क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ा विस्तृत पढ़ते हैं। और उसी के साथ बेटा फिर अपन पढ़ेंगे कि भी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर यानी संरचनात्मक एस्पेक्ट क्या है और इकोसिस्टम का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए बेटा कि जो पारितंत्र की संरचना है, पारितंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ
इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो पारितंत्र की संरचना में दो घटक आपके मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं क्या, बायोटिक कंपोनेंट। फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो बायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक, यानी बेटा स्थान विशेष के जितने भी पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, जो अपघटक, वो सारे मिलकर आपको बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। इसको मैं बायोटिक कम्युनिटी कहूं, जैविक समुदाय कहूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बायोटिक कम्युनिटी। तो ये बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। यस बेटा, देखिए कि बायोटिक कंपोनेंट फर्स्ट घटक हो गए, और दूसरे जो घटक होते हैं इकोसिस्टम के, ये अपन बात रहा कि क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक होते हैं। यस बेटा, अब आप देखिएगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जैविक घटक है ना, तो ये अपन बात रहा कि क्या होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन आते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी। यस बेटा, और दूसरे अपन बात रहा कि आपके होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता। और ये जो उपभोक्ता होते हैं बेटा, ये आप समझ सकते हो अच्छे से कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, विषमपोषी। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा कि प्रोड्यूसर, उत्पादक, ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी। अभी आगे इनका पूरा अपन व्यू पढ़ेंगे कि भी जो प्रकाश की उपस्थिति में, या अपन बात रहा कि स्पेसिफिक ऊर्जा की उपस्थिति में इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लें, तो प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं। ये कंज्यूमर हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते। आप ध्यान दें, कंज्यूमर दो टाइप के आपके होते हैं। एक होते हैं बेटा मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता यहां पर होंगे, मैक्रो कंज्यूमर गुरु उपभोक्ता, गुरु उपभोक्ता होंगे मैक्रो कंज्यूमर। और दूसरे आपके होंगे बेटा माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर आपके होंगे बेटा सूक्ष्म उपभोक्ता। या फिर यहां इस बायोटिक की आप तीन कैटेगरी दे सकते हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, या सीधा आप इसको डीकंपोजर। या इसको कंज्यूमर में लोगे तो माइक्रो कंज्यूमर की बात करोगे, तो ये आपन बात हो रहा है कि डीकंपोजर भी होता है, अपघटक। तो ऐसे भी कह सकते हैं प्रोड्यूसर, मैन ये कंज्यूमर, और डीकंपोजर। बात को समझ रहे हैं? तो ये तो आपके हो गए बेटा बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। यस, उसके बाद देखो एबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक। यस, और ये तो आप जानते हो कि विभिन्न जाति संरचना हो गई, उत्पादक, पादप, जंतु, और जो अपघटक सूक्ष्म जीव है। यस बेटा, तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट जैसे अपना याद रहा कि जो भौतिक पर्यावरण होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, और उसके साथ जो कैटेगरीज होती है मैं आपको बताऊं, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट में अपने जो क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, जो पिछले चैप्टर में अपने पूरे पढ़ लिए, जलवायु कारक, समझ रहे हो? यानी जलवायु कारक आप समझ रहे हैं कि भी मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, ये जो पर्यावरणीय कारक होते हैं, जलवायु कारक होते हैं, अजैव कारक। एक तो ये हो गए। इसके अलावा बेटा अपन ने सेकंड कैटेगरी बताई थी इडेफिक फैक्टर, मर्दीय कारक, इडेफिक फैक्टर। इडेफिक फैक्टर बेटा आपको मैंने बताए थे मर्दीय कारक, मर्दीय कारक।
यानी जो मृदा की भौतिक संरचना और उसका संगठन, मृदा की भौतिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना व संगठन। तो संगठन के अंदर आप जानते हो कि मृदा में अकार्बनिक खनिज भी होते हैं। संगठन में आप समझ सकते हो कि मृदा में अकार्बनिक खनिज, इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स होते हैं, अकार्बनिक खनिज, इसके अलावा वायु, O2, CO2, ये आप समझ रहे हो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, अकार्बनिक खनिज। और कुछ आप जानते हो कि ऑर्गेनिक, जैसे आप जानते हो कि पादप की शाखा, पत्ती या कोई भी जंतु मृत हो गया, बात को समझ रहे हैं, तो मृत कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो आप समझ सकते हो बेटा कि डेट्रिटस होते हैं, अपरद, मृत कार्बनिक पदार्थ, अपरद जो होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसके अलावा सोयल के अंदर जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस आगे अपन क्लियर करेंगे। तो ये सारे अपन बात उड़ा की जो कंपोनेंट होते हैं, मैं आपको बता दूं तो इस प्रकार अपन बात उड़ा की ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट, यस। और ये सारे आपके इकोसिस्टम के क्या होते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैविक घटक होते हैं, यस। अब देखिए बेटा कि बायोटिक कंपोनेंट का नेचर के अंदर इकोसिस्टम में क्या भूमिका होती है, अलग अलग भूमिका होती है। तो अपन प्रत्येक को अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, बात को समझ रहे हो। तो इसके अलावा यहाँ जो एबायोटिक है उसमें टोपोग्राफी जो इस्तेलाह करती कारक मैंने आपको बताया था, कहीं पर ढलान है, कहीं पर पठार है, अलग अलग वो है। तो अब नेक्स्ट देखिए बेटा अपन अब इसको बिल्कुल एक एक पहले अपन स्टडी करेंगे बायोटिक कंपोनेंट की। किसकी स्टडी करेंगे बेटा, बायोटिक कंपोनेंट की, यस। और एक एक की कैटेगरी यानी इसका भूमिका क्या है इकोसिस्टम में, तो वो अपन सिद्ध करेंगे, समझ रहे हो। और उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा कि संरचनात्मक घटक क्या है इकोसिस्टम के, और फिर इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या है, यस। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए बेटा बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट अपन बात करते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवित जीवधारी, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, अपघटक, ये सब मिलकर इकोसिस्टम के, पारितंत्र के बायोटिक कंपोनेंट को निर्मित करते हैं, जैविक घटक को। अब इन सजीवों की पारितंत्र में अलग अलग भूमिका होती है, तो इनके ये ग्रुप बनाए गए हैं। तो अपन ने सबसे पहले ग्रुप की जो चर्चा की थी, प्रोड्यूसर्स थे बेटा, वो प्रोड्यूसर्स, उत्पादक थे, बात को समझ रहे, प्रोड्यूसर्स, क्लियर बेटा। और आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यस। और ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यस बेटा। और आपको पता ही अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से, अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जैसे CO2 H2O से ग्लूकोज का। तो आप समझ रहे हो कि अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। आप अपने एक बात लिखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर, जीवाणु में एक स्वपोषी की कैटेगरी और होती है रसायन संश्लेषी, तो रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर सभी स्वपोषी, जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं सभी स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी होते हैं, है ना बेटा, सभी स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी, फोटोट्रॉप्स होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो तो यही बात है कि भाई
रसायन संश्लेषी जीवाणु भी और चाहे प्रकाश सोपोसी हो, दोनों ही अकार्बनिक कच्चे पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषी को सौर ऊर्जा से मतलब नहीं होता, किसी रसायन का ऑक्सीकरण करते हैं, उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको शर्करा संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन जो प्रकाश सोपोसी होते हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से सोलर एनर्जी को, सौर प्रकाश को अवशोषित करते हैं, और सौर प्रकाश को अवशोषित करके फिर आप जानते हो कि जो एनर्जी बनाते हैं उस एनर्जी का यूज अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में, यानी CO2 H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो आप जानते हैं बेटा कि ये केवल रसायन संश्लेषी जीवाणु को छोड़कर सभी सोपोसी क्या होते हैं? प्रकाश सोपोसी। प्रकाश सोपोसी तो आपको पता ही है कि प्रकाश सोपोसी तो लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं, केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में लाइट एनर्जी आपको पता है बेटा कि केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। यस, इसलिए आप इनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। और ये आप जानते हो बेटा कि ये ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर कि जो सौर ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाले प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो ये ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, कहलाते हैं। और आप जानते हो बेटा ये पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा की प्रवेश को ये कराने के जिम्मेदार होते हैं, ये कराने के लिए। यस बेटा, समझ रहे हो? तो ट्रांसड्यूसर या क्या कहलाते हैं? कन्वर्टर। अब देखो अपन एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन प्रोड्यूसर्स में सम्मिलित होते हैं, कौन कौन उत्पादक में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सम्मिलित होते हैं बेटा स्वपोषी जीवाणु। अब स्वपोषी जीवाणु ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, चाहे वो रसायन संश्लेषी हो यानी रसायन स्वपोषी हो या प्रकाश स्वपोषी, क्योंकि बेटा रसायन स्वपोषी भी अपना भोजन तो स्वयं संश्लेषित करेगा ना। अपने कहा था कि जो गहरे समुद्र के गहरे तापीय क्षेत्र हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, वैसे इकोसिस्टम में तो प्रोड्यूसर यही है, रसायन संश्लेषी। ये भी तो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करेंगे। बस यही तो है कि ये ऊर्जा कहां से, सूर्य से न लेकर किसी केमिकल, किसी रसायन का ऑक्सीकरण करेंगे और फिर से उससे ऊर्जा मिल जाएगी। उसका यूज फिर अकार्बनिक कच्चे पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में करते हैं। बात तो यही है ना। तो स्वपोषी जीवाणु, रसायन स्वपोषी और प्रकाश स्वपोषी दोनों प्रोड्यूसर होंगे। उसके बाद आप समझ सकते हो जैसे बीजीए, नीलहरी शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक। तुम्हें पता है कि जलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, जलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक, पता है ना कि जैसे जलीय पारितंत्र में जो सबसे चीप प्रोड्यूसर होते हैं वो डायटम और डायनोफ्लेजेट्स होते हैं, डायटम, डेस्मिड, क्राइसोफाइट्स। यस बेटा। फिर अपन कहते हैं कि बीजी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी, शैवाल, जितने भी टाइप के शैवाल होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं, एल्गी, शैवाल। और फिर अपन बात करते हैं जैसे प्लांट्स जो बड़े वृक्ष होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्थलीय पारितंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, मुख्य उत्पादक। तो बेटा देखो ये सारे के सारे प्रोड्यूसर में सम्मिलित होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक घटक है बेटा, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। और ये आप जानते हो पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवेश इन्हीं के द्वारा होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश इन्हीं के द्वारा होता है। तो ये प्रोड्यूसर हो गए। इसके बाद बेटा देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट जो आपके होते हैं कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो आपको मैंने उपभोक्ता बताए थे, कंज्यूमर। यस बेटा, आप जानते हो कि ये जो उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, ये विषमपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो ये विषमपोषी होते हैं। यानी बेटा क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, विषमपोषी होते हैं। अब आप कंज्यूमर को पहले ऐसे दो कैटेगरी में बांट दो, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, कि एक तो बेटा आपके होते हैं मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर, जो भी वहां पे बताया था, गुरु उपभोक्ता। और एक आपके होते हैं माइक्रो कंज्यूमर, सूक्ष्म उपभोक्ता। यस बेटा, ये इनको अपन कह सकते हैं बेटा डीकंपोजर, अपघटक, डीकंपोजर से नहीं अपघटक। यस, तो या तो ऐसे तीन कैटेगरी बना दो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर या डीकंपोजर, या ऐसे बना दो कि कंज्यूमर को दो पार्ट में, है ना, एक आपके होते हैं मैक्रो कंज्यूमर और एक आपके क्या होते हैं माइक्रो कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर सारे विषमपोषी होते हैं। यस बेटा, अब देखें कि इसमें सबसे पहले अपन जो स्टडी करेंगे वो अपन किसकी करेंगे, मैक्रो कंज्यूमर की। किसकी करेंगे भी, मैक्रो कंज्यूमर की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां पढ़ते हैं मैक्रो कंज्यूमर। सिंपल बेटा, ये खैर सारी लाइनें आप पहले, तो देखो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझाता हूं यहां, जो भी मैक्रो कंज्यूमर होते हैं और माइक्रो कंज्यूमर होते हैं। अब देखो बेटा, कंज्यूमर में अब फर्स्ट जो आपके हैं मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता। तो देखो बेटा कि मैक्रो कंज्यूमर, गुरु उपभोक्ता, यानी जो भी एनिमल्स होते हैं, जगत एनिमेलिया होता है, और आपको पता है कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन, भाई ये सारे विषमपोषी तो हैं ही, और होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब जंतु सम पोषण करते हैं। तो मैक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर कौन है, मैं आपको बता दूं कि ये पहले खाते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, है ना बेटा, यानी ये पहले खाते हैं और फिर पचाते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर अपने शरीर के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। तो ये पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, बात को समझ रहे हो, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करके, भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन, अंतर्ग्रहण करके शरीर के अंदर ही पचाते हैं। चाहे बेटा वो एक कोशिका अमीबा भी क्यों ना हो, वो भी तो प्राणी संपोषण ही करता है ना, भोजन के कण को अपने शरीर के कोशिका के अंदर ले लेता है और फिर पहले अंतर्ग्रहण करता है फिर पचाते हैं। तो भोजन को अंतर्ग्रहण करके शरीर के अंदर ही पचाते हैं, तो ये आपके मैक्रो कंज्यूमर होते हैं। अब सीधी सी बात है बेटा कि जो मैक्रो कंज्यूमर हैं उसमें पोषण व्यवहार के आधार पर आपको तीन समूह बताए गए हैं, पोषण व्यवहार के आधार पर, यानी भोजन के प्रकार के आधार पर।
भोजन के प्रकार के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेटा, इसके अंदर जो ए कैटेगरी होती है, ए कैटेगरी यानी अपन बात बेटा कि प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर बेटा प्राथमिक उपभोक्ता। पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। तो कौन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? देखो बेटा, ये पीसी होते हैं, क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं संसाधित करते हैं, प्रकाश स्वपोषी यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। और ये पीसी, तो आप जानते हो कि ये सीधे तौर पर मतलब प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। देखो अपन ने पहले वहां लाइट पढ़ा था, वहां पिछले चैप्टर में एक लाइन बोली थी कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी विषमपोषी हैं, मतलब जंतु, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पे निर्भर हैं, क्योंकि पादप होंगे तो शाकाहारी, शाकाहारी होंगे फिर मांसाहारी, है ना। लेकिन ये तो केवल और केवल शाक भक्षी होते हैं, केवल शाक भक्षी होते हैं, यानी ये सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं, पादपों पर निर्भर होते हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे बेटा कि ये हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी शाकाहारी, शाकाहारी प्राणी हैं, ये हर्बीवोरस है। यस बेटा। और इनको अपन क्या कहते हैं की इंडस्ट्री एनिमल, की इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा की इंडस्ट्री एनिमल, इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि यही हैं जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। यही है बेटा जो प्लांट मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनिमल मैटर में। यस, तो इनको आपकी इंडस्ट्री एनिमल भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल पादप भागों का भक्षण करते हैं, पौधों पर ये डिपेंड होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, की इंडस्ट्री एनिमल हैं, प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। यस। अब देखिएगा बेटा, इन्हें अपन देखो, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश ऊर्जा को, रसायन ऊर्जा को यूज करके, वो आपके होते हैं स्वपोषी, वो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते हैं, ये तो पौधों पे निर्भर होते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऐसा क्यों? ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। भाई इनको आप सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? बात को समझे। क्योंकि आप जानते हो बेटा, देखो ये क्या करते हैं, ये जंतु क्या करते हैं, इसलिए सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो आप क्या कहोगे बेटा कि ये जंतु पादप भागों को खाते हैं सीधे, और प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है, सेलुलोज। तो ये जंतु सेलुलोज का पाचन करके, है ना बेटा, ये एनिमल्स क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन करके अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों, अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थों जैसे कि फैट व प्रोटीन के रूप में
अपने शरीर में संचित कर लेते हैं। संचयित कर लेते हैं, यानी सेलुलोज का पाचन करके उसको अन्य प्रकार के कार्बन पदार्थों जैसे फैट और प्रोटीन में परिवर्तित करके फैट और प्रोटीन के रूप में अपने शरीर में संचयित कर लेते हैं। और ये संचयित भोज्य पदार्थ या ये संचयित फैट व प्रोटीन, ये संचयित फैट और प्रोटीन भोजन के रूप में उन जंतुओं को उपलब्ध कराते हैं करवाते हैं जो सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं रखते हैं या सेलुलोज को पचाने की क्षमता नहीं रखते। यस बेटा, तो जानते हो जैसे खरगोश है या गाय भैंस भेड़ बकरी जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, सेलुलोज का पाचन करके अपने ही बॉडी के अंदर अन्य प्रकार के कार्बनिक पदार्थ फैट और प्रोटीन के रूप में संचित कर लेंगे, और संचित कर लेंगे तो फिर वो संचित भोजन उनको भोज्य के रूप में, उनको भोजन के रूप में उपलब्ध कराएंगे जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। बात को समझे? तो इसलिए उन मांसाहारियों के लिए ये आपके क्या हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर हो गए, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब देखिए बेटा कि कौन कौन प्राइमरी कंज्यूमर में सम्मिलित होते हैं पीसी में, है ना। तो आप जानते हैं कि एग्जाम्पल यानी बेटा कौन कौन इंक्लूड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर में। यस, तो देखिएगा कि भाई इसके अंदर जैसे अपन स्थल की बात करें, स्थल पर आप जानते हैं कि जैसे बेटा या सीधे आप सब कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो जैसे मैंने आपको कुल कीटों का 25% बताया था जो पादप रस चूसते हैं, पादप रस खाते हैं, तो होते हैं फाइटोफैगस इंसेक्ट यानी पादप भक्षी कीट, जैसे ग्रास होपर, टिड्डारी। यस, इसके अलावा अपन बात करते हैं बेटा कि जैसे जलीय पारितंत्र के अंदर आप समझ रहे हो कि पादप प्लवक को खाने वाले जू प्लैंकटन, जंतु प्लवक, जू प्लैंकटन, जंतु प्लवक। इसके अलावा जलीय पारितंत्र में और भी होते हैं, मोलास्क होते हैं, कुछ मोलास्क हो गए। यस बेटा, और जैसे स्थलीय पारितंत्र में जो बड़े जंतु हैं, शाकाहारी जंतु, तो हिरण है, काऊ गाय, गोट जो बकरी है, या जैसे अपन बात करें रैबिट हो गया, रैट, चूहा, ये सारे। तो आप जानते हैं बेटा कि ये सारे आपके होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो केवल और केवल शाक भक्षी होते हैं, सीधे तौर पर अपने भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड होते हैं और पादपों का भक्षण करते हैं। तो ये सभी 100% बिना किसी अपवाद के, क्योंकि सीधे पादपों खाते हैं, तो ये सभी प्रीडेटर हैं। ये सभी क्या है बेटा? प्रीडेटर। ये सभी प्रीडेटर हैं, परभक्षी हैं। बात को समझे? तो ये सब अपन बात बेटा की इसके अंदर इंक्लूड हो गए। और कुछ ऐसे बर्ड भी मैं आपको यहां बता दूंगा, कुछ ऐसे बर्ड भी जो सीड या फ्रूट खाते हैं, वो बर्ड जो सीड या फ्रूट खाते हैं ना, वो बर्ड भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। यस बेटा, तो ये आपके हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, तो सारी बात आपके सामने क्लियर कर दी मैंने। अब देखिए, तो मैक्रो कंज्यूमर में यानी जो अपना भोजन पहले अंतर्ग्रहण करके उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ही पाचन करते हैं, यानी बेटा पहले खाते हैं फिर पचाते हैं, वो मैक्रो कंज्यूमर में पहली आपकी श्रेणी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर पीसी। प्राइमरी कंज्यूमर पीसी। यस बेटा, अब आप नेक्स्ट देखिएगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना,
तो मैक्रो कंज्यूमर में जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं उनको अपन देख लेते हैं बेटा। यस, तो देखिएगा अब आपके हो गए बेटा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो भाई सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। तो बेटा जो द्वितीयक उपभोक्ता है सेकेंडरी कंज्यूमर है, मैं आपको बता दूं। फिर देखो कि ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ये शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं या शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले होते हैं। यस बेटा, तो ये शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। यस बेटा, यानी शाकाहारी जंतुओं को ये खाने वाले होते हैं कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर। या इनको अपन बात उठा कि सेकेंडरी कंज्यूमर को अपन प्राइमरी कार्निवोरस भी कहते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोरस। भाई प्राइमरी कार्निवोरस भी कह देंगे इनको, बात को समझ रहे हो बेटा। और ये शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले, भक्षण करने वाले आपके होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कौन कौन हो जाएंगे आपके, जैसे कैट, बिल्ली, डॉग, वॉल्फ, भेड़िया, ये स्थलीय पारितंत्र में। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता दूं बेटा कि जलीय पारितंत्र में आप समझ सकते हैं कि हाइड्रा है, हाइड्रा भी तो मांसाहारी होता ना, फ्रॉग भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। यस, तो कैट, डॉग, वोल्फ है तो ज्यादातर स्थल में हाइड्रा, फ्रॉग है। या फिर देखो ये कुछ इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस बर्ड, ऐसे बर्ड जो कीटों को खाते हैं, कीट भक्षी पक्षी, कीट भक्षी पक्षी। भाई जैसे पौधे के ऊपर, पौधे पर कीट, तो पौधा प्रोड्यूसर हो गया, कीट हर्बिवोरस शाकाहारी हो गया यानी प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर उसको पक्षी खा रहा है तो वो आपका क्या होगा, इंसेक्टिवोरस बर्ड। तो ये सारे अपन बात रहा कि किसमें इंक्लूड होते हैं, ये इंक्लूड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में, द्वितीयक उपभोक्ता या प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है बेटा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और भी ट्रॉफिक लेवल ले सकते हैं, जैसे सांप, ये भी इसमें आ सकते हैं। बात को समझ रहे हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। फिर आप देखो बेटा कि अपन सीधा ले लेते हैं टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर या अपन कहें तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, या इनको अपन कहते हैं टॉप कार्निवोरस कह दें, टॉप कार्निवोरस, शीर्षस्थ उपभोक्ता। तो ये बेटा कुछ ऐसे मांसाहारी होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो अन्य मांसाहारी जीवों का भी भक्षण, शाकाहारी का भी भक्षण कर सकते हैं, अन्य मांसाहारी जीवों का भी भक्षण कर सकते हैं, लेकिन इनका भक्षण कोई नहीं करता है। तो ये आपके होते हैं टॉप कार्निवोरस, है ना बेटा, इनका भक्षण कोई नहीं करता है। तो टर्सरी कंज्यूमर के अंदर कौन कौन आएंगे, टर्सरी कंज्यूमर में जैसे मैं आपको बता दूं, टाइगर है, एग्जाम्पल में दो आपको, टाइगर, लॉयन, है ना, बाघ, शेर, है ना, टाइगर है, लॉयन है, हॉक, हॉक होता है बाज, बाज होता है हॉक, या फाल्कन, है ना, हॉक हो गया, पिकॉक हो गया, मोर। ये सारे अपन बात रहा कि आपके क्या हो गए, टर्सरी कंज्यूमर। ये अपन ने कह दिया आपको
टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। यस, तो टाइगर, लोयन है, हॉक है, पिकॉक है, यस, या यहां अपन बात रहे कि फाल्कोन, फाल्कोन है, ये सब हो गए। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि इन सबको अपन बात रहा कि टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस, यानी ये शाकाहारी जंतु का भी भक्षण कर सकते हैं और मांसाहारी का भी कर सकते हैं, लेकिन इनका भक्षण कोई नहीं करता है। टॉप कंज्यूमर का, टॉप कार्निवोरस का भक्षण कोई नहीं करता है। यस, तो ये सारे आपके हो गए मैक्रो कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, जिसमें अपन ने 3 श्रेणी ले ली, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस जो आपने ली, और ये आपके टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कार्निवोरस। यस बेटा, समझ रहे हो? तो ये सारी कैटेगरी आपने ले ली, और किसमें? मैक्रो कंज्यूमर में। अब अपन बात करते हैं किसकी? माइक्रो कंज्यूमर की। किसकी बात करेंगे बेटा? माइक्रो कंज्यूमर। तो देखिए माइक्रो कंज्यूमर क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अब आप समझ सकते हो कि कंज्यूमर की जो सेकंड कैटेगरी होती है माइक्रो कंज्यूमर, या फिर अपन प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास सीधा बोल दें डिकम्पोजर, लेकिन यहां पर बात करते हैं माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर होते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता। ये सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, मर्तोपजीवी पोषण वाले होते हैं, है ना। तो माइक्रो कंज्यूमर, देखो बेटा कि माइक्रो कंज्यूमर की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता क्या, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, उसी को माइक्रो कंज्यूमर कहोगे। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म होने से, अमीबा, अमीबा मैक्रो कंज्यूमर है, क्योंकि आपको पता है कि एक अमीबा होता है, एक सेल होती है, लेकिन वो यहां भोज्य कण आ जाता है तो सतह से आपको पता है भोज्य कणों को अंतर ले लेता है, फिर अंतःकोशिकीय पाचन, शरीर के अंदर पाचन करता है, अंतःकोशिकीय पाचन। बात को समझे? तो वो तो अंतर ग्रहण करके पाचन करता है, तो मैक्रो है। यहां देखो माइक्रो कौन होगा? जो पहले बाहरी, पहले पचाते हैं, पहले पचाते हैं, पहले पचाते हैं फिर खाते हैं, फिर खाते हैं, यानी बेटा ये अवशोषणी पोषण करते हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, अवशोषणी पोषण। और अवशोषणी पोषण करने वाले तो प्रकृति में जीवाणु और कवक ही, बैक्टीरिया और फंजाई। और अवशोषणी पोषण के आधार पर देखो सारे फंजाई विषमपोषी हैं और एनिमल भी विषमपोषी, एनिमेलिया भी, लेकिन फंजाई एक अलग अद्भुत जगत बनाया गया था 5 जगत में, वो किसके बेसिस पे? अवशोषणी पोषण के आधार पर ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये पहले क्या करते हैं? पचाते हैं फिर खाते हैं, यानी अवशोषणी पोषण करते हैं, अवशोषणी पोषण करते हैं। ओस्मोट्रॉप्स हैं बेटा। यस, तो देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं, अर्थात ये क्या करते हैं बेटा? ये प्रकृति में एंजाइम, यानी बहुत सारे एंजाइम रिलीज, एंजाइम विमुक्त करके, एंजाइम विमुक्त करके जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थों का, मर्त कार्बनिक पदार्थों का, मैं सीधी सी बात कहूं बेटा, मर्त कार्बनिक पदार्थों का अपगठन करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं, है ना बेटा। जानते हो प्रकृति में ये मर्त कार्बनिक पदार्थों का अपगठन करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं। जैसे बेटा जो भी डेड हो जाता है, कोई भी पादप की शाखा, पत्ती, पुष्प जो मर्त हो जाए, या कोई भी जंतु मर्त हो जाए, और जंतुओं का मलमूत्र, तो एक वहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है जिसको आप कहते हैं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जिसको अपन कहते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस होता है अपरद, अपरद। तो डेट्रिटस क्या होता है बेटा? अपरद। यस, यानी अपरद क्या है?
जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ, जटिल मर्त कार्बनिक पदार्थ, ये आपके डेट्रिटस अपरद। यस, यानी पादप का कोई भाग, शाखा, पत्ती जो मर्त हो गया, या कोई भी मर्त जंतु मरने के बाद जटिलतम मर्त कार्बनिक पदार्थ है डेट्रिटस है, डेट्रिटस। और आपको अच्छे से पता है कि भाई कोई पादप मरा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या है, सेलुलोज ही तो है, और अपने एनिमल की बॉडी प्रोटीन ही तो है। यस, तो यहां देखो जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, सेलुलोज, प्रोटीन, यही तो होते हैं ना, ये लो जी। अब क्या करेंगे कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको आप कहते हो डीकंपोजर्स, ये जो अपघटक हैं जिनको आप क्या कहते हो बेटा, डीकंपोजर्स, तो ये जो डीकंपोजर्स हैं ये क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो डीकंपोजर्स हैं बेटा अपघटक हैं, वो मृदा में जो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ पड़े हैं ना, तो ये डीकंपोजर्स इसके ऊपर क्या रिलीज करेंगे, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, विभिन्न प्रकार के एंजाइम विमुक्त करेंगे। कौन करेंगे बेटा, जो डीकंपोजर्स हैं, डीकंपोजर्स अपघटक, तो ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम विमुक्त करेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, डेट्रिटस, जो मर्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, सेलुलोज या प्रोटीन है। यस, तो डीकंपोजर जैसे लगातार इसके ऊपर एंजाइम विमुक्त करेंगे बेटा, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो सेलुलोज और प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में। हाँ तो बेटा सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल, जैसे कि सेलुलोज को ग्लूकोज में बदल दिया और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल दिया। और अब आप समझ सकते हो कि जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक को बदल दिया, है ना। अब इसी में से ये कुछ, इसी का कुछ भाग ये अवशोषण कर लेते हैं, इसी का कुछ भाग अपने भोजन के रूप में क्या कर लेते हैं, अवशोषण, यस, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, और फिर उसको अकार्बनिक में बदलते हैं, यानी अवशोषण कर लेते हैं। तो ये कौन सा पोषण कर रहे हैं, अवशोषणी। तो ये पहले क्या करते हैं, पचाते हैं, फिर क्या करते हैं, खाते हैं। यस, ये डीकंपोजर अपघटक। यस बेटा, अब आप जानते हैं कि प्रकृति में मैं आपको बताऊं कि मुख्यतः जो मुख्य डीकंपोजर हैं, मुख्य अपघटक हैं, डीकंपोजर अपघटक, वो बेटा आप जानते हो बैक्टीरिया और फंजाई है, जीवाणु और कवक, ये होते हैं सूक्ष्म उपभोक्ता, ये होते हैं आपके डीकंपोजर्स। बात को समझे। अब आप ध्यान दीजिएगा, और आगे अपन डीकंपोजिशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो यहाँ डेट्रिटस अपरद की पूरी परिभाषा और वो सारी बातें अपन करेंगे। यस बेटा, ये बात हो गई। भाई प्रकृति में कोई भी डेड हो जाए, डेड बॉडी, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, डेड बायोमास, मर्त जैव भार हो गया, वही आपका डेट्रिटस है, अपरद है। उसमें बहुत जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, सेलुलोज, प्रोटीन। तो ये क्या करते हैं प्रकृति में, सूक्ष्म जीव मृदा में, ये अपघटक जीवाणु का एंजाइम विमुक्त करते हैं। पहले उस जटिल कार्बनिक को किसमें बदलते हैं, सरल कार्बनिक में, तो ग्लूकोज एमिनो एसिड में। उसी का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर आप जानते हो कि अकार्बनिक पदार्थों में उसको बदलते हैं, ये डीकंपोजर। यस बेटा, तो सीधी सी बात अपन कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा अपघटक भी, ये जो डीकंपोजर है, डीकंपोजर, ये जो बेटा अपघटक हैं, यस, पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि इनको आपने इनको डीकंपोजर कहा क्योंकि मर्त कार्बनिक पदार्थ का विघटन करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डीकंपोजर आप ये क्या है बेटा, सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स क्यों बोला आपने बेटा, क्योंकि ये मर्त कार्बनिक पदार्थों का, मर्त कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले, उनको तोड़ने वाले, सरल में तोड़ देते हैं।
तो मर्द कार्बनिक पदार्थों का विघटन करने वाले सैप्रोट्रॉप्स हो गए, मर्तोपजीवी, प्लस इसको आप कहते हो ओस्मोट्रॉप्स। ओस्मोट्रॉप्स तो आप क्यों कहा ओस्मोट्रॉप कि अवशोषण के द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले, यानी अवशोषणी पोषण करने वाले, है ना। अब आप समझ सकते हैं कि जो डिकम्पोजर है, अपघटक हैं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो आपने दोनों क्लियर कर दिया, सैप्रोट्रॉप और ऑस्मोट्रॉप। यस बेटा, क्लियर बेटा। अब आप जानते हो कि डिकम्पोजर को आप क्या कहते हो, ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर इनको अपन कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि प्रकृति में ये खनिज विमुक्त करने वाले हैं, खनिज विमुक्त करने वाले। पहले जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल में, कार्बनिक में, फिर अकार्बनिक खनिज विमुक्त करने वाले, खनिज विमुक्त करने वाले हैं, मिनरल रिलीज करने वाले। तो देखो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवेश करा रहे थे वो प्रोड्यूसर थे, ट्रांसड्यूसर कन्वर्टर थे, वो सौर ऊर्जा को केमिकल में कन्वर्ट कर रहे थे। और ये है कि फिर जो डेड हो जाता है, डेड बायोमास है, उस डेड बायोमास यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को पहले सरल कार्बनिक में फिर अकार्बनिक में करने वाले, परिवर्तक करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं, खनिज विमुक्त करने वाले। और प्रकृति से मर्द कार्बनिक पदार्थों को कम करते हैं, हटाते हैं, तो ये रिड्यूसर्स भी हैं। क्या बेटा, रिड्यूसर्स भी कहते हैं इनको अपन, रिड्यूसर्स भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये जो अपघटक हैं, आगे अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि अपघटक डिकम्पोजर खनिज चक्रण में, खनिजों का जो पुनर्चक्रण होता है ना बेटा, खनिज चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या खनिज चक्रण में आवश्यक भूमिका, इनके बिना नहीं हो सकेगा, आवश्यक भूमिका निभाते हैं। तो ये लो बेटा, अपन सारे कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर भी हो गए और ये माइक्रो कंज्यूमर भी आपके हो गए, बात को समझे। और अपघटक के रूप में आप जानते हो कि बैक्टीरिया और फंजाई है। यस, तो ये अपन पारितंत्र की संरचना के घटक या कंपोनेंट आपके सामने हो गए। अब बेटा देखिए कि अपन इसमें नेक्स्ट बात करते हैं कि पारितंत्र की संरचना में क्या है, घटक क्या है। यही सारे घटक हैं, उनको मैं और क्लियर करता हूं कि पारितंत्र की संरचना में क्या क्या घटक आते हैं, फिर पारितंत्र के कार्य क्या है, फिर फंक्शन क्या है इकोसिस्टम के। तो फिर अपन किस पे जाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे। बात को समझ रहे हो आप। तो देखिए बेटा नेक्स्ट, और अब देखिए बेटा अपन कहते हैं इस प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा कि इस प्रकार प्रोड्यूसर जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर उत्पादक व अपघटक यानी जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर है ना बेटा। तो आप जानते हो इस प्रकार जो प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं एवं अपघटक, डिकम्पोजर पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, आवश्यक घटक हैं, अर्थात बेटा इसेंशियल कंपोनेंट हैं, यानी इनके बिना पारितंत्र अपना अस्तित्व नहीं रख सकता है ना बेटा। तो प्रोड्यूसर और अपघटक पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, इसेंशियल कंपोनेंट है। ये बायो ओलंपियाड का क्वेश्चन है बेटा। यस, कि कौन से दो कंपोनेंट है जो पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं, इसेंशियल हैं, तो वह प्रोड्यूसर और अपघटक पारितंत्र के आवश्यक घटक हैं। जबकि अपन कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैक्रो कंज्यूमर है तो बहुत अच्छी बात है, जबकि मैक्रो कंज्यूमर जो आपने ग्रुप उपभोक्ता पढ़े थे सारे, मैक्रो कंज्यूमर के बिना भी पारितंत्र चल सकता है, पारितंत्र चल सकता है ना बेटा। मैक्रो कंज्यूमर के बिना भी पारितंत्र चल सकता है। अब देखो मैंने जो आपको लाइन बोली थी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी मैंने, कि जल की एक बूंद भी
पारितंत्र है ना। जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है, उसको मैं प्रूव करता हूं। जल की एक बूंद को भी पारितंत्र माना जा सकता है ना। कैसे बेटा, देखो मैं कहूंगा कि जल की बूंद, तो जल की एक बूंद के अंदर मैं आपको बता दूं बेटा कि वहां पर क्या होगा, जो भी फाइटोप्लैंक्टन, पादप पलवक, ये पादप पलवक फाइटोप्लैंक्टन जो डायटम होते हैं, ये लो जी फाइटोप्लैंक्टन, ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। अब इन फाइटोप्लैंक्टन की, पादप पलवक की मृत्यु और अपघटन होगा, इनकी मृत्यु होगी, मृत्यु और अपघटन। तो आप समझ रहे हैं कि यहां जो अपघटक है, मतलब बैक्टीरिया, अपघटक बैक्टीरिया, उस पानी की बूंद में बैक्टीरिया भी है, अपघटक भी है। तो देखो ऊर्जा का प्रवाह हो गया फाइटोप्लैंक्टन से किस पे आ गए, बैक्टीरिया पे, ऊर्जा प्रवाह, जो आगे भी आप और समझ जाओगे। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, उन मर्त पादप पलवों का अपघटन करके, और अपघटन के द्वारा आप जानते हो कि उनसे क्या विमुक्त करेंगे, खनिज। क्या विमुक्त करेंगे, खनिज, यस मिनरल, यस बेटा। और ये जो मिनरल है, ये मिनरल ये वापस किसको मिल जाएंगे, पादप पलवक को। तो ये खनिज चक्रण हो गया, बोलो। तो यहां देखो कि प्रोड्यूसर है, पादप पलवक प्रोड्यूसर है और ये अपघटक है, तो ये पारितंत्र चल सकता है ना, बिना मैक्रो कंज्यूमर के भी। इसलिए जल की एक बूंद को पारितंत्र माना जा सकता है, यस बेटा। अब देखिएगा कि जो एनसीईआरटी में आपको कुछ दे रखा है, फिर अपने देखो इन फंक्शन पे आएंगे, क्योंकि पारितंत्र के जैसे आवश्यक घटक प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर बिना भी चल सकता है, वैसे ही पारितंत्र के कई फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्रण ये उसके आवश्यक कार्य है। आवश्यक क्या है, कार्य। तो देखो बेटा कि अब अपन पारितंत्र के कार्यों पे जाने से पहले कुछ बातें और करते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है। तो अपन कहते हैं बेटा, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो मैं आपको जो घटक समझा चुका हूं उन्हीं से आप दिमाग लगाना आपको एनसीईआरटी को पढ़कर। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की पारितंत्र की संरचना और कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो पारितंत्र की बेटा संरचना और क्या, कार्य, है ना बेटा। तो ध्यान से सुनो भाई, पारितंत्र के जो जैविक और अजैविक घटकों का भौतिक स्वरूप ही है। पहले अपन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो पारितंत्र के जैविक व अजैविक घटकों का भौतिक स्वरूप ही इसके संरचनात्मक भाग को निर्मित करता है, यानी संरचनात्मक घटक बनाता है, जो अपन सारे पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, मैं आपके सामने जो इसके बायोटिक, ये मतलब जैविक की बात कर लेता हूं। बायोटिक जो अपन कर भी चुके हैं, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक, यस बेटा। तो देखिएगा कि जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, अभी आपने क्या क्या पढ़ा, प्लांट प्रोड्यूसर, एनिमल कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, फिर माइक्रो कंज्यूमर में सूक्ष्म जीव। तो ये सारा आप जानते हैं कि पारितंत्र की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। स्पीशीज कॉम्पोजिशन की मीन हो गया बेटा जातीय रचना। स्पीशीज कॉम्पोजिशन, जातीय रचना, यानी
ये जाति रचना किसका गुण है? बायोटिक कम्युनिटी का, जैविक समुदाय का। तो भाई आप दिमाग लगाओ कि पारितंत्र में तरह तरह की जातियां, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव, तो वो उसका बनाते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन। तो ये पारितंत्र का संरचनात्मक घटक है, जैविक संरचनात्मक घटक। यस, अब तुम जानते हो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जाति विविधता बहुत ज्यादा हो सकती है, और मान लो मरुस्थल है तो जाति विविधता थोड़ी क्या होगी? कम होगी। बात को समझे? तो एक तो आपका हो गया स्पीशीज कॉम्पोजिशन। इसके बाद देखिए कि जैविक में आपसे बात करता हूं कि स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी तो समुदाय का गुण होता है। स्तर विन्यास। तो बेटा आपने पढ़ा था ना ऊर्ध्व स्तर विन्यास, वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधे अपनी ऊंचाई के अनुसार अलग अलग स्तरों पर व्यवस्थित होते हैं, अलग अलग स्तरों पर। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। बात को समझ रहे हो? जैसे अपने वहां पर अच्छे से बताया था आपको कि सबसे पहले जो फर्स्ट लेवल आपका होता है, वहां पर आप जानते हो कि हर्ब, जो शाक या ग्रासेज होती है, फिर आप जानते हो कि सर्ब होते हैं, और फिर आप जानते हो कि बहुत बड़े ऊंचे वृक्ष होते हैं, ऊंचे वृक्ष। तो देखो यहां पर अपन बात करें कि हर्ब, शाक या ग्रास, फिर आप जानते हो सर्ब, झाड़ियां, और फिर बहुत ऊंचे वृक्ष, ट्री। तो अपने बोला था कि ये फर्स्ट लेवल, ये जैसे कि सेकंड लेवल, और ये थर्ड लेवल हो गया। बात को समझे? तो ये तो ऊर्ध्व स्तर विन्यास था, वर्षा वनों में ऊर्ध्व स्तर विन्यास। बात को समझ रहे हो? तो ये सारे अपन मिलकर पारितंत्र के संरचनात्मक घटक हैं, ये संरचनात्मक घटक। और उसमें ये बायोटिक एंड लिविंग की बात हो गई। इसके अलावा आपने भी कहा कि प्रोड्यूसर, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव, जो भी लिविंग बायोमास है, जो पूरे पारितंत्र में जीवित जैव भार है, लिविंग बायोमास का मतलब हो गया जीवित जैव भार। तो ये जीवित जैव भार किसको करता है? स्टैंडिंग क्रॉप को, खड़ी फसल, आगे पढ़ेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। तो वो भी सारा का सारा क्या है बेटा? पारितंत्र का संरचनात्मक घटक है। क्लियर? ये तो आपके हो गए बायोटिक। फिर आप जानते हो एबायोटिक में, अभी अपन ने बताया था एबायोटिक कंपोनेंट में आपको मैंने बताया था कि जैसे अजैव पर्यावरण कारक, वो तो खैर तापमान और वो हो गए, वो तो कोई संरचनात्मक घटक थोड़ी बनेंगे। लेकिन एबायोटिक कंपोनेंट में जैसे मृदा के अंदर इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल में मृदा में जो खनिजों की मात्रा है, खनिजों की मात्रा जो होती है उसको अपन कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था, स्टैंडिंग स्टेट, खड़ी अवस्था। बात को समझ रहे हो? यानी इकाई क्षेत्रफल में, इकाई समय में अकार्बनिक खनिजों की मात्रा। और जानते हो ना मृदा का संगठन पढ़ते हो तो मृदा के अंदर क्या है? खनिज है ना, खनिज। तो ये सारी बात आ गई। तो ये आपके संरचनात्मक घटक हो गए। और वो जैविक और अजैविक का जो भौतिक स्वरूप है वही अपन बात करें कि संरचनात्मक भाग को निर्मित करता है। उसके बाद बेटा देखो कि फंक्शन, जो इकोसिस्टम के फंक्शन होंगे, इकोसिस्टम के कार्य होंगे, फंक्शन, बहुत सारे कार्य, प्रोसेसेस, कि जैसे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे ना, वो एब्जॉर्ब, अवशोषित करेंगे। तो किस दर से करेंगे? तो वहां प्रोडक्टिविटी होगी, है ना। और फिर आप जानते हो कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे और अपने उपापचय में खर्च करने के बाद अपने बॉडी में संचित करेंगे वो पादप। फिर वो पादप शाकाहारियों को भोजन उपलब्ध कराएंगे, शाकाहारी मांसाहारियों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो वहां पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह होगा। किसका होगा?
ऊर्जा का प्रवाह, और जो मर्त हो जाएगा उसका डिकम्पोजिशन होगा। तो बहुत सारे फंक्शंस इकोसिस्टम के वो क्या होते हैं, फंक्शंस। अब बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम के पारितंत्र के कार्य क्या होते हैं। यस बेटा, इसी को एक बार अच्छे से लेकर मैं बहुत अच्छे लेवल पे आपको फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आपको सिखाएंगे, इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है ना, थैंक यू।